हाँ। Yes, so give more priority to। इसके पहले कि मैं अपना 12वीं क्लास तक और उसके बाद कुछ हाथ से काम करना सिखाना, जैसे कारपेंटरी हुआ या वेल्डिंग हुआ, जैसे बिनय करता था, इलेक्ट्रिशियन हुआ, उस तरीके के काम पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को अपना पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए, इस पर हम लोग बहस कर रहे हैं। तो ये जानना जरूरी कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो शिव कुमार जी ने कहा है कि मैं हायर एजुकेशन मतलब कॉलेज के एजुकेशन और उसके बाद का जो एजुकेशन है उस पर बहस करो, वो मेरा पक्ष है। कहने का मतलब है कि मेरा पक्ष है कि मैं ये बताऊं कि हायर एजुकेशन पर सरकार को क्यों ज़्यादा खर्च करना चाहिए, वो क्यों ज़्यादा अच्छा है। तो मेरा पक्ष ये है, मेरा कहना ये है हायर एजुकेशन के बारे में कि जब हायर एजुकेशन मतलब लोग बीएससी एमएससी ऐसा करेंगे, आईआईटी करेंगे, पीएचडी करेंगे, उससे क्या होगा कि ज़्यादा लोग ज़्यादा शिक्षित होंगे, ज़्यादा लोग ज़्यादा शिक्षित होंगे, मतलब बहुत लोग मास्टर्स करेंगे, एमए करेंगे, एमएससी करेंगे, पीएचडी करेंगे। तो उससे नए नए शोध करने की, पीएचडी जो करता है वो रिसर्च करता है, तो जो रिसर्च करता है नए नए शोध करने के लिए ज़्यादा अवसर मिलेंगे और ऐसे बहुत से लोग होंगे जो नए शोध करेंगे। और जब नया शोध होता है, नया रिसर्च होता है, तो नई नई चीज़ें बनती हैं। जैसे आजकल की दुनिया में जितनी चीज़ें आई हैं वो रिसर्च से आई हैं। तो जब नए रिसर्च होते हैं तो नई चीज़ें बनती हैं। नई चीज़ें जब बनती हैं तो देश का विकास होता है, उसके लिए नई चीज़ों के लिए फैक्ट्रियाँ खुलती हैं और इस तरीके से देश का विकास होता है। तो मैं इसलिए इस फेवर में हूँ हायर एजुकेशन के कि जब ज़्यादा लोग ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ेंगे, पीएचडी आदि करेंगे, उससे धीरे धीरे देश का विकास होगा, क्योंकि नए शोध होंगे, नई चीज़ें बनेंगी, नई फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, नए लोगों को नया नया काम मिलेगा। इसलिए मैं इस फेवर में हूँ। अब आप में से जो दूसरे हैं, दूसरे फेवर में हैं, वो बोलें। प्राइमरी एजुकेशन विथ स्किल डेवलपमेंट के पक्ष में अपना पक्ष रखना चाहूँगा, इसलिए क्योंकि स्किल डेवलपमेंट और प्राइमरी एजुकेशन, पहली बात प्राइमरी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को कैप्चर किया जा सकता है, और अगर इस पे गवर्नमेंट फोकस करेगी तो और भी ज़्यादा पॉपुलेशन को इसके अंदर कैप्चर किया जा सकता है। लेकिन हायर एजुकेशन में बहुत कम मतलब एज कम्पेयर टू प्राइमरी एजुकेशन उसमें बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि जो एज ग्रुप है वो ज़्यादा बच्चों का है उसके मुकाबले की जो एज ग्रुप कॉलेज के बाद वाले बच्चों का। तो इसलिए गवर्नमेंट को पहले तो प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, साथ ही साथ अगर इसके साथ स्किल डेवलपमेंट भी गवर्नमेंट फोकस करेगी प्राइमरी एजुकेशन के टाइम में, तो जो बच्चे ड्रॉप आउट्स कर देते हैं 10th या 12th में जाते जाते, क्योंकि उनको स्टडी बहुत हैवी लगने लगती है, तो हो सकता है कि वो ड्रॉप आउट ना करके अपना सारा फोकस उस स्किल में लगाएं जो उनको पसंद आ रहा है इस टाइम पीरियड में जो उन्होंने सीखा है। और सेकंड थिंग, इससे जो इंडिया का बेस है वो भी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि जो जो इंडस्ट्रीज पहले से चलती आ रही हैं उनको भी नए एम्प्लॉयज की जरूरत होगी, और जो नए एम्प्लॉयज आएंगे उनके पास पहले से स्किल्स का ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा। जैसे कि अगर कोई भी बच्चा कोई आर्ट आर्ट या कोई कोडिंग का अगर उसके पास स्किल है तो उसके पास प्राइमरी एजुकेशन के टाइम एक एक्सपीरियंस भी वो बिल्ड कर सकता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को प्राइमरी एजुकेशन विद स्किल डेवलपमेंट पर फोकस देना चाहिए।
तो अभी यस सर। सर जो प्राथमिक शिक्षा और कौशल शिक्षा, इस पर सरकार को कुछ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो जो देश होता है हमारा वो छोटे से ही स्टार्ट होता है, और जो बच्चे हैं वो अगर उनका बेस मजबूत नहीं होगा तो वो पीएचडी इंजीनियरिंग की तैयारी कैसे करेंगे। जब उनकी प्राइमरी शिक्षा अगर अच्छी से पूर्ण अगर हो जाए तो वो आगे चल के और बेटर करेंगे। इसीलिए मैं और सरकार को प्राइमरी स्कूल्स या कौशल स्किल डेवलपमेंट में ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे ही आगे बढ़ के पीएचडी, ये इंजीनियरिंग, एनडीए इस सब की तैयारी करते हैं। और हम अक्सर भारत में देखते हैं कि जो प्राइमरी स्कूल की जो शिक्षा है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पे सरकार करती तो है बट यहाँ पे टीचर्स उतने अच्छे नहीं मिल पाते हैं, जिससे कि प्राइमरी शिक्षा में कमी आ जाती है। और हम यहाँ बहुत देखते हैं कि मतलब प्राइमरी शिक्षा अगर ना ही मजबूत ना हो तो अगर हमारा जब बेस ही नहीं मजबूत होगा तो हम आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हम चाहेंगे कि सरकार को प्राइमरी शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हम तो प्राइमरी शिक्षा अगर हमारी मजबूत हो जाएगी तो हम आगे की शिक्षा तो करेंगे ही करेंगे। और फिर दैट्स ऑल। वो हम लोगों का जो डिबेट का यही मतलब है कि जो तुम्हारा लीडर है उसने जो बात कही नौकरी वाली, तुमने उसको आगे बढ़ाया कि प्राइमरी शिक्षा केवल नौकरी के लिए जरूरी नहीं है, सरकार को केवल उसी लिए उसके में खर्चा नहीं करना चाहिए, उसमें इसलिए भी खर्चा करना चाहिए कि प्राइमरी शिक्षा अच्छी होगी तो शोध करने वाले ज्यादा होंगे, क्योंकि तभी वो पीएचडी कर सकते हैं अगर अच्छी प्राइमरी शिक्षा हो तब। और दूसरी चीज तुमने टीचर वाली बात कही, तो वो दो चीजें तुमने जोड़ी। तो जब डिबेट होता है तो अगर तुम एक ग्रुप में डिबेट कर रही हो तो केवल अपने पार्टी वाले की बात को दोहराना ही नहीं, कभी कभी उसकी जरूरत पड़ सकती है उस पर जोर देने के लिए, लेकिन उसके अलावा कुछ जोड़ना भी चाहिए। जो तुमने किया है वो बहुत अच्छी बात है। कुमार जी। जी जी आप बताएं। जी सर। तो अभी तक जो इंडिया का एजुकेशन पॉलिसी था उस पे जीडीपी का 2.9% एजुकेशन पे सिर्फ खर्च होता था, लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है उसके तहत जीडीपी का 6% एजुकेशन में खर्च होगा। और आपने कहा कि हम कम लोगों पे अगर ध्यान देंगे तो हम उनको बहुत ज़्यादा अच्छा बना करके उनको बड़ी बड़ी कंपनियां खोलेंगे जिसके अंदर हम बहुत लोगों को रोजगार दे सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे के उनको अप कर देना और बाकी लोगों को नीचे किसी के अंडर का नौकरी कर देना, मतलब भारत को नौकरी पेशा कम बना के मैं चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंट, जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी का एक प्रोग्राम भी चला था मेक इन इंडिया, आई थिंक, हाँ मेक इन इंडिया। उसके तहत लोगों को ये नहीं सिखाया जाता था कि आप किसी जॉब को कैसे हासिल कर सकते हैं, उसमें ये सिखाया जाता है कि आप इंडिपेंडेंट किसी को स्टार्टअप करके किसी को जॉब कैसे दे सकते हैं। तो अगर प्राइमरी एजुकेशन में स्किल डेवलपमेंट में ये भी सिखाया जाएगा कि आप कैसे एक
एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं या कैसे आप एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, तो आई थिंक इंडिया ज़्यादा ग्रोथ करेगा उस एक कंपनी के मुकाबले। होंगे अगले साल या अगले 2-3 साल में 800 मिलियन, इसका मतलब 80 करोड़ युवा काम खोजेंगे। आप सोचिए इस बात को जरा, 80 करोड़ युवा काम खोजेंगे। तो आप हमें बताइए कि किस तरीके से सरकार उतने टीचर पैदा करेगी, उतने यूनिवर्सिटीज पैदा करेगी, उतने स्कूल पैदा करेंगी, उतने टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस पैदा करेगी, चाहे वो आईटीआई हो या आईआईटी हो। कहां से पैदा करेगी इतने, किस तरीके से उसको हैंडल करेगी? 80 करोड़, 80 करोड़ हिंदुस्तान की 80 करोड़, मतलब अगर पूछिए तो दुनिया के 1 या 2 या 3 ही देश ऐसे होंगे जिनकी आबादी होगी। तो इतने लोगों को सरकार कैसे हैंडल करेगी? तो उसमें क्या, अगर वो आंकड़ा हम दें 80 करोड़ की, तो जरा सोचिए कि उतने पीएचडी पैदा करेगी सरकार, उतने स्किल लेबर पैदा करेगी, क्या करेगी? तो सबको मिला के करना होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी आंकड़े तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है डिबेट में। आंकड़ों के अलावा जो, अगर तुम कोटेशन देते हो, किसी चीज को कोट करते हो, तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। आप देखेंगे सुधांशु त्रिवेदी जब बहस करते हैं, कभी सुधांशु त्रिवेदी की बहस पढ़िए, सुनिए यूट्यूब पर, तो सुधांशु त्रिवेदी जब बहस करते हैं तो बहुत से कोटेशन देते हैं। वो कई पुराणों के, वेद के, इस तरीके के ग्रंथों के कोटेशन देते हैं, उसका उनको बहुत ज्ञान है। वैसे वाजपेयी जी जब बोलते थे तो उनको कविताओं का बहुत कोटेशन था, उनको याद था। तो इस तरीके से कोटेशन देने से भी प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपको डिबेट करने के गुर बता रहा हूं कि उससे डिबेट बहुत ही लाइवली होता है और आप जो पॉइंट बनाना चाहते हैं वो बनता है। शिव कुमार जी, मुझे कुछ और कहना है? अच्छा, राज क्या किया जाए, बोलो। सर मैं चाहता हूं कि बढ़ईगिरी सीख लिया है आईटीआई में जाके, तो अपना काम शुरू कर सकते हैं। आपने मैकेनिक सीख लिया है बनना, तो आप अपना काम शुरू करते हैं ट्रैक्टर को रिपेयर करने का। जब वो काम शुरू करते हैं आप, तो आपको सीखना होगा कि दूसरे लोगों को जब हायर करेंगे तो उसका कानून क्या होगा, उसको कितनी तनख्वाह देनी चाहिए। इसका मतलब आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए, आपको तनख्वाह का कानून मालूम होना चाहिए। तो जड़ मजबूत करने की जो बात कर रही हो ना, वो केवल सरकारी नौकरी के लिए जड़ मजबूत करना नहीं है, या आगे पढ़ने के लिए जड़ मजबूत नहीं करना है, बल्कि अपना काम करने के लिए भी जरूरी है कि आपकी जड़ मजबूत हो। ये मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। राज, तुम कुछ बोल रहे थे क्या? यस सर, जैसा कि शिव कुमार सर ने कहा कि अगर एक ही
स्किल को बहुत सारे लोग अक्वायर कर लेंगे तो उसमें भी शॉर्टेज हो जाएगी और कंपटीशन हाई हो जाएगा। इससे मैं आधा सहमत हूँ और आधा सहमत नहीं हूँ। और दूसरी चीज जो उन्होंने बोली कि इंडियन पेरेंट्स को ही उनके बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, इससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। तो मैं बताता हूँ मैं सहमत क्यों नहीं हूँ और क्यों हूँ। तो पहला जो पक्ष है कि अगर एक ही स्किल को ज़्यादा लोग अक्वायर कर लेंगे तो उसमें कंपटीशन हाई हो जाएगा और बहुत कम चांसेस रहेंगे कि उस स्किल को सीख के आप अगर कुछ हासिल करना चाहें तो कर पाएंगे। तो लेकिन इसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक उपाय या निदान रखा गया है कि क्लास 3 से क्लास 8 तक बहुत सारे एडवांस स्किल्स सिखाए जाएंगे बच्चों को, जो कि 2025 से 2030 तक जॉब्स जिनमें ज्यादा वैकेंसीज आ सकते हैं, जैसे कि एआई डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐसे बहुत सारे स्किल्स सिखाए जाएंगे। लेकिन जब 9th और 12th का जब टाइम आएगा तो 9th और 12th में हर एग्जाम सेमेस्टर की तरह रखा जाएगा, जिसके कारण हर बच्चे को किसी भी जैसे कि बोर्ड्स का टेंशन कम होगा। और साथ में ऐसा ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि आपको सिर्फ आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस लेना है। उसमें आपको 4 सब्जेक्ट कंपलसरी रहेंगे। दो सब्जेक्ट में आपको 2 स्किल्स लेने पड़ेंगी। वो 2 स्किल्स आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप उन 2 स्किल्स में क्या सिलेक्ट करते हैं। तो हर बच्चा एक ही स्किल सिलेक्ट करे ऐसा तो नहीं होगा, मतलब सेम स्किल सिलेक्ट करे ऐसा तो बहुत कम चांसेस है होने के, हो भी सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एक बच्चे ने 2 स्किल सिलेक्ट किए, उसमें वो स्किल ए में जाना चाहता है और दूसरा बच्चा स्किल बी में जाना चाहता है, तो ऐसे बहुत वैरायटी हो जाएंगे जिसके कारण ज्यादा कंपटीशन नहीं होगा। और दूसरी बात ये बोला जाता हूँ कि ऐसे गवर्नमेंट ने 18 स्किल सेट डिजाइन किए हैं, और जिसको वैदिक वैदिक युग में जो एजुकेशन सिस्टम था, गुरुकुल सिस्टम, उसमें जो विद्या सिखाए जाते थे उससे रिलेटेड उसको उसी पे बेस्ड ये स्किल्स रहेंगे। और जो बात हाँ, ये इसके लिए मेरा बस ये काउंटर पॉइंट था। और कि इंडियन पेरेंट्स को अपने बच्चों का प्राइमरी एजुकेशन खुद करना चाहिए। तो जो इंडियन पेरेंट्स खुद एजुकेट नहीं है प्रॉपरली, वो कैसे अपने बच्चे का खुद प्राइमरी एजुकेशन करेंगे? पहला पॉइंट ये। और दूसरा पॉइंट, जो पेरेंट्स 9 to 5 जॉब करते हैं या जिनके पास टाइम नहीं है, वो कैसे अपने बच्चे को एजुकेट कर सकते हैं प्राइमरी एजुकेशन के खास?